हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ इन्फिनाइट। आज हम बात करने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से जाकर वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में हम कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। The first topic is refraction of light through a glass prism. So firstly we have to know what is a prism. So a homogeneous transparent refracting medium bound by at least two non-parallel surface inclined as a some angle is called a prism. चलिए प्रिज्म को थोड़ा सा देखते हैं फिगर के थ्रू। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें दो नॉन पैरेलल सर्फेसेस हैं। ये आपको दो नॉन पैरेलल सर्फेस दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, जब दो नॉन पैरेलल सरफेस अगर इस तरह से बाउंड होते हैं तो ऐसे सरफेसेस को, और अगर यहाँ पर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जो यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, सो ये प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो अ होमोजेनस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंड बाई एट लीस्ट टू नॉन पैरेलल सरफेस इंक्लाइंड एज सम एंगल इज कॉल्ड प्रिज्म। ओके, चलिए थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। इसको आप कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ए कर लेंगे, ये आपका बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। जब इसमें से कोई लाइट सोर्स डाला गया, सपोज दैट ये लाइट सोर्स यहाँ पर आपने यहाँ पर स्ट्राइक किया और इसको नाम दे दिया पी ई, और यहाँ से फिर ये क्रॉस करेगी, ये हो जाएगा एफ, और यहाँ पर ये हो जाएगा एस। ओके, तो ये पीई जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर जो पीई होगा, पी आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्ट्राइक हो रही है इसलिए इसको बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। और जो ईएफ होगा ये हो जाएगा, ईएफ को आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ईएफ इज रिफ्रैक्टेड रे। और जो एफएस होगा, एफएस हो जाएगा इमर्जेंट रे। एफएस इज इमर्जेंट रे। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, हम इन सारी लाइट सोर्सेस को हल्का हल्का सा बढ़ाएंगे। डॉटेड लाइन में इनको हल्का हल्का इस तरह से बढ़ाएंगे। और जो बड़ी हुई लाइन इनको कुछ हम नाम दे देंगे। यहाँ पर इसको हम बोल देंगे पी क्यू आर एस। यहाँ पर एक जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल इसके बीच में बनेगा, इसको बोला जाएगा एंगल आई। ये एंगल आई हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह से एक एंगल जो बनेगा वो इस साइड बनेगा, वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इन अ ग्लास प्रिज्म। क्या होता है जब वाइट लाइट को, यानी सफ़ेद प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है। सो व्हेन अ वाइट रे ऑफ लाइट passes from a prism it disperses into 7 colors as you see। जब कोई वाइट रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म से टकराती है तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब डिस्पर्जन होता है तो एक बैंड ऑफ कलर्स बन जाता है। इन्हीं बैंड ऑफ कलर्स को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे कलर आप देख रहे हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। विबग्यर आप एक फॉर्मूला बना के इनको याद कर सकते हैं। इसमें रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। बिकॉज द रेड कलर हैज़ द मैक्सिमम स्पीड इन द प्रिज्म सो इट डेविएट्स द लीस्ट। क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा इसलिए उसका डेविएशन जो होगा कम होगा। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसका डेविएशन कम होता है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका डेविएशन उतना ही ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा उसमें। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। चलिए देख लेते हैं डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या बनेगी। सो डिस्पर्जन को हम डिफाइन में करते हुए कह सकते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड
डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बेसिकली यहाँ पर हम न्यूटन के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। सो इज़ाक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज़ अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। इन्होंने सबसे पहले सनलाइट के स्पेक्ट्रम का यूज़ किया था, उसको ऑब्टेन करने की कोशिश की थी। इन्होंने क्या किया था, ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर वाइट लाइट फर्दर। एक और प्रिज्म इन्होंने लगाया था, देखिए क्या होता है उसके में। चलिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं। He stated that when a beam of white light is passed through a glass prism, a band of 7 color is formed on a white screen. This band of 7 color is called spectrum of white light. But Newton showed that the 7 color lights of the spectrum can be recombined to give back white light. इन्होंने कहा कि अगर हम एक प्रिज्म को और उसके सामने रख देते हैं तो दोबारा से जो 7 कलर्स होते हैं एक दोबारा से वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स उनका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है वाइट लाइट में। 7 कलर जो डिस्पर्स होकर एक प्रिज्म से बने थे, दोबारा उसका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये जो पूरा फिनोमेना है वो इज़ाक न्यूटन ने जो आपको फिगर दिया इस तरह से कुछ दिखाया था। चलिए इसको थोड़ा सा दोबारा समझ लेते हैं। अगर आप फर्स्ट वाले फिगर में देखें तो जब वाइट लाइट को पास कराया जा रहा है तो ये 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लेकिन जब एक ग्लास प्रिज्म और रख दिया जाता है तो ये डिस्पर्जन हुई जो 7 रेज होती हैं दोबारा से रिकम्बाइन होने लगती हैं और एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर इस फिनोमेना की बात करें इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। चलिए कुछ इसके लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपने अपने आसपास देखे होंगे। आप सभी ने रेनबो देखा होगा कि रेनबो जब बारिश का समय होता है तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है। कैसे बनता है? रेनबो का फिनोमेना पूरी तरीके से बेस्ड है डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे। अब ये रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो सन होता है, लाइट का सोर्स होता है, पहले क्या होता है, जो सन की लाइट होती है वो रेन ड्रॉप से स्ट्राइक करती है। कुछ लाइट इसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है और बाकी बची जो लाइट का फॉर्म होता है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। अब जो लाइट होती है उसके कंपोनेंट कलर्स के फॉर्म में वो स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्जन उसका हो जाता है। जो रेन ड्रॉप होती है एज अ प्रिज्म वर्क करती है और जो सन है एक वाइट लाइट सोर्स का काम करता है। इससे क्या होता है, जो कलर्स होते हैं डिस्पर्स हो जाते हैं और आपको रेनबो की शक्ल में वो दिखाई देता है। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ फिनोमेना के बारे में, कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पहले क्या होता है इसको समझना होगा हमें। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप जानते हैं कि अर्थ में बहुत सारे जो फिनोमेना होते रहते हैं, नेचुरल फिनोमेना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, टिंडल इफेक्ट, कुछ ऐसे फिनोमेना होते रहते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Okay, so the refraction of light caused by the earth atmosphere is called atmospheric refraction. And some of the phenomena which occur due to atmospheric refraction are twinkling of stars, and the second one, that is the stars seems higher than they actually are, advanced sunrise and early sunset. इन सभी का explanation हम आज समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में एंड पोजीशन ऑफ स्टार्स के बारे में। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट सिंस लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि क्या होता है, स्टार की पोजीशन जो होती है उसमें लाइट क्या होती है, लाइट एक नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है एंड इट्स और जो उसकी पोजीशन एक्चुअल पोजीशन होती है उससे आपको डिफर नज़र आता है। हेंस द स्टार अपेरेंट स्लाइटली हाइटर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। इसलिए आपको जो भी उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे उसकी पोजीशन हाई रहती है और लगातार ये पोजीशन क्या होती है, बदलती रहती है। लगातार पोजीशन बदलने के कारण ये आँखों से हम उसको देखते हैं तो वो क्या होता है, आई आल्सो फ्लैक्चुएट, आई भी होती है उसमें फ्लैक्चुएशन होता है। इससे क्या होता है, हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट वहाँ पे जनरेट होता है और स्टार हमें ट्विंकल करते हुए चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं। ओके, एक सेकंड फिनोमेना है अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इस कॉन्सेप्ट को भी काफ़ी अच्छे समझ लेंगे हम। चलिए देखते हैं इसको। सनराइज़ के समय क्या होता है, सनराइज़ के समय जो सन की पोजीशन होती है वो हॉरिजॉन पे बिल्कुल लो पोजीशन पे होता है एंड द लाइट रे मस्ट पास थ्रू मोर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड देयरफॉर बाउंस ऑफ मोर मॉलिक्यूल्स। ऐसा इसलिए होता है, दिस मीन्स दैट मोर ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड अवे बिफोर द लाइट रीचेज योर आई। आँख पे पहुँचने से पहले ही
काफ़ी हिस्से में जो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना हो जाता है, जिससे क्या होता है अदर कलर सच एज रेड, ऑरेंज एंड येलो कैन देयरफॉर कंटिन्यू टू पास थ्रू द एटमॉस्फेरिक अनअफेक्टेड। इससे क्या होता है आपको सनराइज़ के समय और सनसेट के समय जो वेरिएशन दिखाई देता है कलर्स में, वो उसी फिनोमेना के कारण आपको दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। सो सिंपली स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन, या आप कह सकते हैं व्हेन सनलाइट enters the earth's atmosphere, the atoms and molecules of different gases in the atmosphere absorb this light and re-emit in all direction. This process is called scattering of light. जैसे कुछ फिनोमेना आपने देखे होंगे that canopy of the forest, like Tyndall effect, the blue color of the sky, the sunset or sunrise is red as you see in the figure, कि सनराइज़ और सनसेट के समय जो उसका कलर रहता है वो रेड ही क्यों रहता है, ठीक है। और कुछ फिनोमेना के बारे में हम जानेंगे लाइक टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली टिंडल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट जो दिया था ये जॉन टिंडल ने दिया था। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कभी न कभी आपने इस तरह का आपने सिचुएशन देखी होगी कि कहीं दूर से लाइट जो आ रही होती, पार्टिकल्स के फॉर्म में जो लाइट होती स्प्लिट होके आपको दिखाई दे रही होती है सनराइज़ के समय या सनसेट के समय, ये किसी तरीके से आपने देखा होगा। सो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन इट्स पथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके, सो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें।